हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स टॉप क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा उन्हें और दूंगा उनके जवाब। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके भी सवालों के जवाब दूं तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवालों को पूछ लीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट संडे में संडे कमेंट बॉक्स वीडियो बनाने से पहले आपके सवालों को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स से जरूर पिक करूंगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। हे गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कमाल के ट्विटर हैंडल के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप इस लॉकडाउन में अपना लक आजमाना चाहते हैं और बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो चेक आउट दिस गिव अवे पेज, गिव अवे कॉन्टेस्ट। आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस पेज यानी कि गिव अवे कॉन्टेस्ट को फॉलो करना है ट्विटर पर जाकर, और यहां पर जो भी गिव अवे होते हैं उन पर नजर रखनी है, जिसमें आप जीत सकते हैं एकदम रियल कैश। इस पेज पर होने वाले सारे गिव अवे वर्ल्ड वाइड होते हैं, लेकिन अगर आप एक इंडियन विनर है तो आपको आपका पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा। ये इंडिया का पहला ऐसा ट्विटर हैंडल है जो आपको बिना इन्वेस्टमेंट के यानी बिना ₹1 खर्च किए गिव अवे देता है, प्राइजेस देता है, और इसके लिए बस आपको इस पेज को फॉलो करना है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जहां पर क्लिक करते ही आप ट्विटर पर इस पेज पर पहुंच जाएंगे गिव अवे कॉन्टेस्ट पर। बस इसे फॉलो कर लीजिए और इस पर आने वाले सभी गिव अवे पर अपनी नजर बनाए रखिए। इस हैंडल पर आने वाले सारे गिव अवे एकदम रियल होते हैं और हजारों लोग रोज इनके गिव अवेज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइस, वेट मत कीजिए, हो सकता है इस बार आपका लक आपका साथ दे जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस पेज पर, फॉलो कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। पहला कमेंट क्या है, मुसविर ने लिखते हैं, हाय सर, हाय मुसविर, प्लीज मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाइए दैट व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के पीछे क्या लॉजिक है। पहला है हियर वी गो। हियर वी गो का हिंदी में मतलब होता है लो हम चले। आप कहीं पर भी हम जाते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं तो कहते हैं हियर वी गो, लो हम चले, लो हमने शुरू कर दिया। इसके बाद है लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका मतलब भी लगभग यही होता है, आओ शुरू करते हैं या चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन ये आप जब किसी के साथ मिलकर करें तब उसके लिए बोलते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, आओ इसकी शुरुआत करते हैं। और तीसरा है गोइंग टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत ज्यादा अन इंग्लिश सा है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे इंग्लिश ग्रामर में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब होता है शुरू करने जा रहा हूं, जैसे कि आई एम गोइंग टू बी डांसिंग, मैं मैं नाचने को जा रहा हूं, तो यहां पे को स्पेशली इस्तेमाल किया जाएगा, शुरू करने को जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बी ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाने को जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू बी टेकिंग अ बाथ, मैं नहाने को जा रहा हूं। लेकिन इसके बजाय आप ऐसे बोले आई एम गोइंग टू बाथ, आई एम गोइंग टू ड्राइव, वो ज्यादा बेटर है। अगला सवाल पूछा है शिवा ने, लिखते हैं, सर प्लीज टेल मी इन दिस सेंटेंस, कमरे में 2 दरवाजे हैं, इसमें सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब क्या है, सर प्लीज बता दीजिए। कमरे में 2 दरवाजे हैं। देखिए, जब भी किसी के पास कोई चीज होती है, जैसे कमरे में 2 दरवाजे मतलब कमरे के पास 2 दरवाजे हैं, बिल्ली के 2 कान है मतलब बिल्ली के पास 2 कान है, मेरे 2 फ्लैट है मतलब मेरे पास 2 फ्लैट है। तो यहां पर पास होने का बोध हो रहा है तो वहां पर हैज हैव का प्रयोग करते हैं। सो कमरे में 2 दरवाजे हैं यानी कि कमरे के पास 2 दरवाजे हैं, कमरा 2 दरवाजे लिए हुए है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे द रूम हैज 2 डोर्स। द रूम जो कमरा है हैज 2 डोर्स, उसमें 2 दरवाजे हैं, उसके पास 2 दरवाजे हैं। इस सेंटेंस के अंदर द रूम सब्जेक्ट है और हैज जो है वो सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। अगला सवाल पूछा है मोहम्मद गेजाली ने, लिखते हैं, गुड इवनिंग डियर सर, वेरी गुड इवनिंग। इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। अबे नालायक, तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अबे नालायक, तूने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू अनवर्थी, यू एंडेड माय नेम इन स्मोक। यू अनवर्थी, इसका मतलब है कि अबे नालायक, यहां पर यू अबे के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद है यू एंडेड माय नेम इन स्मोक। सो एंड इन स्मोक का मतलब होता है किसी चीज को बेकार कर देना, व्यर्थ कर देना, मिट्टी में मिला देना, धुएं में उड़ा देना। तो कुल मिला के यहां पर ये इसका यही सेंस बन रहा है। लेकिन मिट्टी में मिला देने के लिए और भी बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, या फिर आप यही बोल सकते हैं यू एंडेड माय नेम इन स्मोक। अगला सवाल पूछा है सुमित ने, लिखते हैं, हेलो सर, हाय सुमित, मैंने एक इंग्लिश गाने में सुना है फॉर आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू, इसमें फॉर आई का यूज किस तरह किया गया है, प्लीज बताइए। बिल्कुल, ये गाना बहुत पॉपुलर है, मैंने भी सुना है। देखिए, इसमें जो फॉर आई है उसका जो सेंस बैठता है वो ये है कि मैं क्या करूं। आगे की लाइन है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है या मैं तुम्हारे प्यार में पड़ चुका हूं, गिर गया हूं, इस तरीके से। तो
फॉर आई यहां पर यूज हुआ है मैं क्या करूं, यानी कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो गाने होते हैं इसमें जो इंग्लिश इस्तेमाल होती है बहुत ही अनग्रामेटिकल सी होती है, यानी कि आप ग्रामर से अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन गानों को समझने के लिए बहुत अच्छी इंग्लिश आना जरूरी है। तो आपका सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल पूछा है पिंकू ने, लिखते हैं जय हिंद सर। जय हिंद जी। आई हर्ड, मैंने सुना है समटाइम्स कभी कभी इन द सेंटेंसेस वाक्यों में हैंडसम मनी और फैंसी मनी, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग एंड वेयर शुड वी यूज, कि इनका क्या मतलब होता है और हमें कहां यूज करना चाहिए। थैंक यू सर। देखिए जो मनी है इसके साथ हैंडसम या फैंसी कई बार लगा हुआ आता है, ना सिर्फ मनी बल्कि मनी से रिलेटेड चीजें जैसे सैलरी, सैलरी भी पैसे से रिलेटेड होती है क्योंकि वो भी पैसा ही होती है। तो बहुत जगह पर कहते हैं आपको एक हैंडसम सैलरी मिलेगी, या रिवॉर्ड, रिवॉर्ड जो होता है वो भी एक पैसे की शक्ल में होता है, या एक इनाम जो होता है वो जो है कीमती होता है, तो वहां पर भी हैंडसम रिवॉर्ड का यूज करते हैं। तो हैंडसम हो या फैंसी हो, अगर वो पैसे के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब होता है मोटा, यानी कि बहुत ज्यादा। तो हैंडसम मनी यानी मोटी रकम, यू विल गेट हैंडसम मनी, आपको एक मोटी रकम मिलेगी। यू विल गेट अ हैंडसम प्राइज, आपको एक बहुत बड़ा प्राइज, मोटा प्राइज मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या फैंसी प्राइज मिलेगा। तो आप पैसे के लिए हैंडसम का यूज कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे आई नीड टू पे अ हैंडसम अमाउंट फॉर दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल के लिए एक मोटा पैसा चुकाने की जरूरत है। सो हैंडसम पैसे या पैसे से रिलेटेड वर्ड्स के लिए लगाया जा सकता है। अगला सवाल पूछा है रणवीर कुमार ने, लिखते हैं थैंक यू, I want to know alternative of you welcome please explain। अच्छा अब पता चला आपने ऊपर थैंक यू क्यों लिखा। आपने कहा है कि जो थैंक यू होता है इसके बदले में जवाब मिलता है यू वेलकम, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि यू वेलकम की जगह हम और क्या बोल सकते हैं थैंक यू के जवाब में? मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी आपको कोई थैंक यू बोले तो आप यू वेलकम की जगह बोल सकते हैं माय प्लेजर। माय प्लेजर इसका मतलब है कि ये तो मेरी खुशनसीबी है, ये तो मेरा बड़प्पन है कि मैंने आपके साथ ये अच्छा काम किया। या फिर आप बोल सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी आपको कोई थैंक यू बोले, थैंक यू रणवीर जी, थैंक यू रणवीर जी, तो आप कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, अरे कोई बात नहीं। या फिर आप बोल सकते हैं माय प्लेजर। ठीक है। अगला सवाल पूछा है इंग्लिश फॉर बिगिनर्स ने, लिखते हैं सर आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, हाउ टू यूज एनीमोर इन इंग्लिश। एनीमोर का इंग्लिश में कैसे प्रयोग करेंगे? एनीमोर का हिंदी में मतलब होता है बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, और इसे वाक्यों के अंत में लगाया जाता है ज्यादातर। जैसे मुझे कहना आई डोंट वांट टू ईट पिज्जा एनीमोर, मैं बिल्कुल भी अब पिज्जा नहीं खाना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू ईट द फूड एनीमोर, मुझे बिल्कुल भी अब खाना नहीं खाना है। शी डजंट लाइक दिस सॉन्ग एनीमोर, उसे बिल्कुल भी अब ये गाना पसंद नहीं आता है। सो बिल्कुल भी एनीमोर। अगला सवाल पूछा है सुखमन रंधावा जी ने, लिखते हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज सर प्लीज ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, कि इस वाक्य को ट्रांसलेट कीजिए। तुम्हें तो कोश भी समझा दो, समझ है नहीं आता है, पता नहीं कैसा दिमाग है। सर प्लीज ट्रांसलेट दैट वन, इसे ट्रांसलेट कीजिए। आपने लिखा है तुम्हें तो कुछ भी समझा दो, समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसा दिमाग है। तुम्हें तो कुछ भी समझा दो, समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसा दिमाग है। व्हाट टाइप ऑफ माइंड यू हैव, यू डोंट गेट एनीथिंग। व्हाट टाइप ऑफ माइंड यू हैव, तुम्हारे पास कैसा दिमाग है, यू डोंट गेट एनीथिंग, कि कुछ भी समझा दो समझ में नहीं आता है। आप इस तरह से इसे बोल सकते हैं। वैसे इसे बोलने के और भी कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको ये बहुत आसान सा तरीका बताया। अगला सवाल पूछा है राम सिंह ने, लिखते हैं व्हाट इज डिफरेंस अमंग since when, for how long and from when, please tell me sir, please explain it। बिल्कुल आपने तीन चीजें पूछी है, पहली है since when, दूसरी for how long और तीसरी from when। इनका हिंदी में क्या मतलब है? देखिए इनमें से जो दो हैं, एक since when और एक from when, ये when वाली, इन दोनों का हिंदी में लगभग एक ही मतलब होता है और वो है कब से। जैसे तुम यहां कब से रह रहे हो, since when have you been living here, since when have you been living here। from when का भी यही मतलब है। और दूसरा है दूसरे कैटेगरी का जो है वो है फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम यहां कब तक ठहरोगे। सो कब से और कब तक। अगला क्वेश्चन पूछा है मनीष ने, लिखते हैं सर मेरा क्वेश्चन है मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूं, की इंग्लिश क्या गीगी नहीं होगी। अच्छा मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूं। देखिए खर्चा उठाने को अंग्रेजी में बेयर द एक्सपेंसेस बोलते हैं, बेयर द एक्सपेंसेस। और अगर बात करें इस सेंटेंस की कि मैं अपना खर्चा खुद उठाता हूं, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई बेयर माई एक्सपेंसेस, आई बेयर माई ऑल एक्सपेंसेस माई सेल्फ, आई बेयर माई ऑल एक्सपेंसेस माई सेल्फ। ऑल इसलिए लगा दिया कि सारा खर्चा जितना भी है वो मैं खुद उठाता हूं। माई सेल्फ मतलब खुद, और बेयर एक्सपेंसेस मतलब खर्चा उठाना। अगला सवाल पूछा है मुकेश ने, लिखते हैं नमस्ते सर। नमस्ते जी। मुझे कोई एक ऐसी ट्रिक बताइए जिसे मैं फॉलो करके जल्दी से इंग्लिश सीख सकूं, आपकी बहुत कृपा होगी। मुकेश जी देखिए बहुत सारे लोग ऐसी ट्रिक जानना चाहते हैं, ऐसे कोई टिप्स जानना चाहते हैं कि जिसके जरिए बहुत जल्दी इंग्लिश वो सीख जाए। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि लैंग्वेज को बड़ी आराम से सीखना चाहिए, तसल्ली से, इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कम से कम 1 साल लगता है, जहां आपको टाइम बड़ा लंबा लगे, बट ये रियलिटी है कि लैंग्वेज को अच्छी तरह सीखने में, चाहे वो इंग्लिश हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो या कोई और दूसरी लैंग्वेज हो, लेकिन 1 साल लगता ही लगता है। हाँ अगर आप थोड़ी ज्यादा मेहनत
मेहनत करें तो 6 महीने के अंदर ये काम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट सीखने के लिए तो 1 साल लगेगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जिससे आप अगर फॉलो करें तो थोड़ा जल्दी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, और वो है कि आप अपने आसपास के माहौल को इंग्लिश में क्रिएट कीजिए। यानी अपने दोस्त ऐसे बनाइए जो इंग्लिश बोलते हो, या अपने कुछ एक सर्कल ऐसा बनाइए, चाहे वो ऑनलाइन बनाइए, फेसबुक व्हाट्सएप पर ग्रुप वगैरह बना के, या अपने दोस्तों से ऑफलाइन एक जो है मीटिंग रखिए जिसमें वो भी इंग्लिश सीखने के इच्छुक हो, और उनके साथ बैठकर आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन किया कीजिए 1-2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे तो कम से कम कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप डेली ये 2-3 घंटे 4 घंटे देते हैं इंग्लिश को, तो मैं आपको पक्का कहता हूं कि आपकी फ्लुएंसी 3-4 महीने के अंदर ही बन जाएगी। लेकिन फिर से क्लियर कर देता हूं कि ये फ्लुएंसी बनेगी और आप इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं एकदम डीप नॉलेज होना, बढ़िया करके बोलना, 1 साल कम से कम चाहिए। अगला सवाल पूछा है आसिम मेहंदी ने, लिखते हैं हेलो गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। मेरा सवाल ले लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस, काइंडली एक्सप्लेन यूजिंग अ सेंटेंस, इसे वाक्य में प्रयोग करके भी दिखाइए, थैंक यू सो मच सर। देखिए आपने 3 चीजें पूछी, चाइल्ड, चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रंस, इनमें इनका मतलब क्या है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से 2 ही सही है, तीसरा तो बिल्कुल गलत है। चाइल्ड मतलब होता है बच्चा यानी एक, चिल्ड्रन मतलब होते हैं 1 से ज्यादा बच्चे, यानी उसमें स्पेलिंग चेंज करके बहुवचन बनाया जाता है। अब उसमें अलग से एस लगाकर यानी चिल्ड्रंस लगाकर उसे बहुवचन को और बर्बाद मत कीजिए, तो चिल्ड्रंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता। हां अगर इसमें एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया जाए यानी चिल्ड्रन ऊपर वाला कॉमा एस, तो वो एक वर्ड बन जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा बच्चों का, चिल्ड्रंस क्लॉथ्स बच्चों के कपड़े, चिल्ड्रंस बॉल बच्चों की बॉल, का की के बन जाएगा वो। फिलहाल जो ये एस चिल्ड्रंस लिखा है ये तो गलत है। अब बात आती है चाइल्ड और चिल्ड्रन की, तो बच्चा और बच्चे, जैसे चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, और चाइल्ड इज प्लेइंग, और चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो एक बच्चा चाइल्ड, 1 से ज्यादा बच्चे, चाइल्ड में एस नहीं लगेगा, चाइल्ड्स, स्पेलिंग चेंज हो जाएगी चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन ऑलरेडी बच्चे हैं तो 1 से ज्यादा है तो उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल पूछा राजदीप ने, लिखते हैं हेलो सर माय नेम इज आशीष, मेरा नाम आशीष है। जी आशीष, मे यू टेल मी, क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड आफ्टर, लेटर और आफ्टर में क्या फर्क होता है, प्लीज टेल मी। देखिए लेटर और आफ्टर दोनों का हिंदी में मतलब होता है के बाद, के बाद, लेकिन किसके बाद, अगर उसका नाम दिया है तो आफ्टर लगाएंगे, नाम नहीं दिया है तो लेटर लगाएंगे। देखिए लॉजिक समझ लीजिए, नाम दिया है तो आफ्टर लगाएंगे वरना लेटर लगाएंगे। जैसे मैं तुम्हारे बाद आऊंगा, किसके बाद, तुम्हारे बाद, नाम दिया है, I'll come after you, वह मेरे बाद आया, किसके बाद, मेरा नाम दिया है मेरे, या तो यहां पे आफ्टर, he will come after me, मेरे बाद आएगा। लेकिन अगर नाम ना दिया हो, मैं बाद में आऊंगा, बाद में कब, किसके बाद, नाम नहीं दिया, I'll come later, मैं बाद में आऊंगा, I'll come later। इस तरीके से आप कह सकते हैं खाना खाने के 2 घंटे बाद। अब किसके 2 घंटे बाद, लिखा हुआ है खाना खाने के, तो आफ्टर लगेगा, और मैं कहूंगा 2 घंटे बाद। अब लिखा हुआ था ना, अक्सर वीडियो में देखा होगा आपने, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। अब किसके 3 मिनट बाद, किस चीज के 2 मिनट बाद, वो तो लिखा नहीं आगे, तो वहां पर लिखेंगे 2 hours later, few minutes later, ऐसे लिखा होता है। तो आफ्टर लेटर हिंदी एक, लेकिन लॉजिक अलग अलग। अगला सवाल पूछा है जीडी मानस जी ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय मानस जी, लव फ्रॉम उत्तराखंड, फ्रॉम अस नगर, हमारे नगर उत्तराखंड से आपको बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है, मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा कि इंग्लिश क्या होगी। लव यू सो मच, लव यू टू सर। मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं I'll smash you, I'll smash you। स्मैश का मतलब होता है चूर चूर कर देना, धज्जियां उड़ा देना, फाड़ देना, चीर देना। तो आप सनी देओल स्टाइल में बोल सकते हैं I'll smash you, यानी मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा, तुझे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। तो गाइस हो गए खत्म। अच्छा मैं लेफ्ट राइट कर रहा था। सो ये थी आज की क्लास संडे वाली, जिसमें आपको कमाल की नॉलेज मिली होगी इंग्लिश के बारे में। आई एम श्योर आपको मजा भी बहुत ज्यादा आया होगा। वैसे ही इंग्लिश की कमाल की नॉलेज पाने के लिए संडे वाली क्लास को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। आपको पता, अगर आप चाहते हैं अगले वाली संडे वाली वीडियो में आपके सवाल पिक किए जाए तो इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा, मैं यहीं से पिक कर लूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी लगाइएगा और दोस्तों को सजेस्ट भी चैनल कीजिएगा। 2 मिलियन होने वाले हैं, उसके बाद 3 मिलियन करवा दीजिएगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।